प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट की है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम विशेष रूप से 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को डील कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से हो या एचबीएसई बोर्ड से। और सीरीज को शुरू करने से पहले, आज के काम को शुरू करने से पहले, आप सभी विद्यार्थी जिसने अभी तक नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ वीडियो का लिंक जो है वो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो प्यारे बच्चों, आज हम +2 क्लास का चैप्टर, +2 क्लास का टॉपिक जिसका नाम है इंटेग्रल्स, चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसे समझने के लिए मुझे इसके बेसिक कंसेप्ट पे जाना होगा। आपको यदि इंटेग्रल्स को जानना है कि व्हाट इज इन फैक्ट इंटेग्रल्स, कि वास्तविकता में इंटेग्रल होता क्या है, तो आपको उससे पहले थोड़ा सा लिमिट और डेरिवेटिव के कंसेप्ट को समझना होगा। नहीं तो आप सवाल तो निकाल लेंगे, प्रॉब्लम सोल्व कर लेंगे, लेकिन आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो आप कैलकुलस, जो मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। नहीं तो आप इतना अच्छा नहीं जान पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का काम, देखते हैं इंटेग्रल्स के बारे में। तो पहले है आपका इंटेग्रल को समझने से पहले मैंने बताया आपको डेरिवेटिव को अच्छे तरीके से समझना। और डेरिवेटिव का अगर कंसेप्ट आपको ठीक ढंग से समझ में आया तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे बात को। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है जिसका नाम है f(x), ठीक है। y इज इक्वल टू f ऑफ x। डेरिवेटिव को समझाने का प्रयास करता हूं मैं अच्छे तरीके से। y, हमारे पास कोई फंक्शन है लेट y इज इक्वल टू f(x), ठीक है। और ये है आपके पास कोई फंक्शन है, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हमें ये देखना है। तो प्यारे बच्चों, जो डेरिवेटिव होता है वास्तविकता में, उसको समझने के लिए क्या करते हैं आप थोड़ा सा एक बार वेलोसिटी के कंसेप्ट पे जाइए। वेलोसिटी कैसे निकालते थे आप निकालते थे चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो बिल्कुल वही बात है आपका डेरिवेटिव का कंसेप्ट। तो डेरिवेटिव के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको करना पड़ेगा, इस बात को समझना होगा कि आपका डिस्टेंस में जो चेंज आया और टाइम के रिस्पेक्ट में जितना आया, उनका जो रेशियो होगा, उनकी जो एवरेज होगी, वही आपकी वेलोसिटी होती है, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से साइंस वाले बच्चे जानते हैं। अब बात है डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव में आप लोग ऐसा ही चेंज करते आए हैं कि आप जब y इज इक्वल टू f(x) का आप डेरिवेटिव करते हैं तो आप लिखते हैं, या तो इसको लिखते हैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, और इसको लिख सकते हैं इधर वाले को f'(x). तो ये जो है आपका, ये कैसे लिखा जाएगा, ये डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है उसमें लिखा है, आप लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। तो h टेंड्स टू 0, और यहां पे लिखते हैं आप f ऑफ x प्लस h, यानी कि फंक्शन में अगर आप थोड़ी सी स्लाइटेस्ट वैल्यू जोड़ देते हैं, यानी h यानी 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू जोड़ देते हैं, और उस फंक्शन का जो मान आ जाता है f(x) का, उसमें से क्या कर दो, फंक्शन की जो पहली वैल्यू है f(x) उसको माइनस कर देते हैं, और उसको फिर क्या कर देते हैं h, जो कि आपने इंक्रीमेंट किया है h, चाहे वो घटाया है या बढ़ाया है, वो h पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो रेशो आएगा, ठीक है, और इसकी जो लिमिट आएगी, लिमिट जब आपकी h 0 की तरफ टेंड करेगी, तो इस रेशो को ही आप बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x). इसी को आप क्या बोलते हैं, इस y इक्वल टू f(x) फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। अब यदि मैं किसी विशेष पॉइंट पर बात करता हूं कि यदि मुझे a पॉइंट पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे लिमिट वही बात, ये जो h है, ये चेंज है, ये टेंड कर रहा है 0 की तरफ, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव, 0 से थोड़ा सा कम भी और 0 से थोड़ा सा ज्यादा भी। अब मान लीजिए कोई पॉइंट a है, a पर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आप लिखोगे f ऑफ इसी फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, x की जगह आपने रख दिया f ऑफ a, और नीचे रख दिया आपने x माइनस a। तो ये भी इसका मतलब भी क्या है आपका, यही है। क्यों है, देखो अब यहां पर x की जगह फिर से आप क्या रखोगे, x की जगह रखा a प्लस एच माइनस ए,
ए से ए कैंसल, बचता तो क्या है आपका एच ही है बच्चों। यहां पे ये लिख लीजिए अथवा ये लिख लीजिए, यानी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो इस प्रकार से आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, यानी कि डेरिवेटिव क्या है, ये लिमिट है, लिमिट ऑफ फंक्शन कब, जब आपका एच जो है वो जीरो की तरफ टेंड करता है। और ये एच क्या है, ये फंक्शन में आपने क्या किया, थोड़ा सा उसके अंदर बदलाव किया, फंक्शन में एच जोड़ दिया और फंक्शन की वैल्यू उसके ऊपर निकाल ली। ये एच आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और उसमें से उसी फंक्शन की वैल्यू घटा दी और फिर क्या कर दिया आपने, उस सारी का एच के साथ रेशो निकाल दिया। और जब आपकी एच टेंड्स टू जीरो लिमिट बनेगी, वो लिमिट ही आपका क्या होगा, इस दिए गए फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा। और यदि आप इस डेरिवेटिव को किसी पॉइंट, स्पेशल पॉइंट ए पे निकालना चाहते हैं तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और नीचे क्या लिखोगे, एक्स माइनस ए लिखिए, या एक्स की जगह आपका क्या हो गया, ए प्लस एच माइनस ए से ए कैंसल, यानी एच। ठीक है, तो ये हो गया ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये लिमिट का ये एक प्रकार से लिमिट है आपकी। लिमिट क्या किसकी है, ये फंक्शन का जो ये डिफरेंस आया है और इसको आप उस चेंज एच से डिवाइड कर देते हैं, जो रेशो आता है इस रेशो की ये लिमिट बनती है, वही इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो बच्चों कैलकुलस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, बहुत अच्छे तरीके से आप इस चीज को समझ पाएंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन इंटीग्रल को समझने के लिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप इसको फिजिकली, इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो उस इंटरप्रिटेशन को कैसे देखते हैं, देखिए मान लीजिए मैं इसका क्या करूं, आप फिजिकली इसको देखते हैं, फिगर के द्वारा समझते हैं। जैसे आपके पास मैंने क्या दिया था, एक फंक्शन जिसका नाम था एफ एक्स, आपका फंक्शन है एफ एक्स। तो यहां पर फंक्शन का ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं हम, कैसे, आपने क्या किया, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ खींचता हूं मैं यहां पे। मान लीजिए ये है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस, x o x डैश और y o y डैश। अब आपके पास क्या है, फंक्शन का ग्राफ है आपके पास। मान लीजिए कोई फंक्शन है और उसका आपने ग्राफ खींच लिया ऐसे, ये है उस फंक्शन का ग्राफ। क्योंकि फंक्शन आप कुछ भी हो सकता है, आपका ग्राफ किसी तरीके से भी हो सकता है, एक वो सर्कल भी बन सकता है। अगर फंक्शन की का जो आपका फंक्शन सर्कल है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक सर्कल बनेगा। पैराबोला भी बन सकता है, एक लाइन भी बन सकती है, कुछ भी बन सकता है। तो इस टाइप का मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, करो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के ऊपर दो पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए मैं एक पहले पॉइंट ले लेता हूं a, तो आप क्या करो, यहां पर x की जगह a पुट कीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका f ऑफ a। मैंने x की जगह क्या रखा, a। मान लीजिए आपका x इज इक्वल टू a यहां पे है, ठीक है, x इज इक्वल टू a, तो y क्या हो गया, यहां पर मान लीजिए x आपने क्या रखा था, a रखा था, y की वैल्यू क्या हो गई, देखिए f ऑफ a हो गई, यानी कि f ऑफ a। ये पहला पॉइंट आ गया आपके पास। तो अब आप क्या करो, अब इसमें f ऑफ a की बजाय आपको किसकी जरूरत भी पड़ेगी, f ऑफ a प्लस h। अब आप क्या करो, x की जगह क्या रख दीजिए, पहले a रखा था, अब a प्लस h रखिए। तो अगर आप x की जगह a प्लस h रखते हैं, मान लीजिए यहां तक a था और h है थोड़ी सी वैल्यू, छोटी सी वैल्यू है, कि मैं वैसे है तो ये छोटी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं समझने के लिए। तो यहां से यहां तक ये कितना गैप है आपका h, ठीक है, ये कितना था यहां पर a, यहां से यहां तक, तो ये टोटली यहां से लेकर के यहां तक क्या हो गया आपका a प्लस एच। तो x की जगह आपने क्या रख दिया, मान लीजिए a प्लस एच, वो तो रखा आपने x की जगह a प्लस एच। तो y की वैल्यू क्या हो गई आपकी, देखिए अगर आपने x की जगह a प्लस एच रखा तो y क्या हो गया, f ऑफ a प्लस एच हो जाएगा। आपने x की जगह a प्लस एच रखा ना, तो y क्या बन गया, देखियो आपका a प्लस f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, ये पॉइंट आ गया मान लीजिए। तो मान लो आपका ये जो पहला पॉइंट था, मैं इसको नाम दे देता हूं P का, और दूसरा पॉइंट है मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूं Q का। अब आप क्या करो, P से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। सिमिलरली आप Q से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अब आप क्या करते हैं,
अब मान लीजिए मैं इन दोनों को कोड को दोनों पॉइंट्स को मिला लेता हूं, तो ये जो फंक्शन था एफ एक्स, ये कुछ भी था और ये इसका ग्राफ था, ये उस ग्राफ के ऊपर एक कोड आ गई जिसका नाम क्या हो गया, पी क्यू। ठीक है, अब ये जो कोड पी क्यू है, एक प्रकार से ध्यान से देखें तो ये इसकी कोड बन जाती है। अब आपने क्या किया, देखिए ये आपका ए है, ये एफ ऑफ ए, ये ए प्लस एच है पॉइंट, और एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, अब क्या करो आप लोग, अब आप परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, यहां से कर लिया आपने, ठीक है, और यहां से भी कर लिया, ठीक है, यहां भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया और यहां भी। अब पी से इसके ऊपर मान लीजिए इस परपेंडिकुलर का नाम था पी एम, यहां पे पी एम है, और यहां मान लीजिए यहां पे क्यू एन है। ठीक है, अब यहां से और क्यू एन के ऊपर पी से और परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ये आ गया आपके पास इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, और मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूं आर, इस पॉइंट को मैंने आर मान लिया। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हैं इसमें, अब इसमें ये जो पी और क्यू पॉइंट हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक हैं बच्चों। ये मैंने करो के ऊपर दूर दूर क्यों लिए हैं, ये बिल्कुल जीरो से थोड़े से बड़े हैं, ये मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि आपका जो है एच है वो बिल्कुल स्लाइटेस्ट है, क्योंकि मैं अगर बिल्कुल नजदीक ले लूंगा तो फिर आपको बात समझ में नहीं आएगी, कुछ बनेगा नहीं, इसमें ट्रायंगल वगैरह नहीं बन पाएगी। तो इस तरीके से बन गया। अब हमने क्या लिया, आपने ली ट्रायंगल पी आर क्यू, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब जब आप राइट एंगल ट्रायंगल पी आर क्यू के अंदर देखते हैं तो ध्यान से देखिए, अब आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, जो मैंने अभी समझाया था आपको, एफ डैश ए। कैसे बताया था मैंने, एफ डैश एक्स की बजाय एफ डैश ए, एफ ऑफ ए प्लस एच बताया था मैंने, फिर माइनस में आपको बताया था एफ ऑफ ए, और अपॉन में एच बताया था। ये क्या बताया था मैंने, किसी फंक्शन का ए पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव बताया था। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से देखिए, आपका एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है, ये बनता क्या है, ध्यान से देखो इसको। आपने जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखिए क्यू आर और पी आर को ध्यान से समझिए। आप एफ ऑफ ए प्लस एच क्या आ रहा आपका, देखिए यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, एन से लेकर के क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो देखो क्या है आपके पास, एन से क्यू, एफ ऑफ ए प्लस एच आपका, यानी कि आपका एन क्यू है, यहां पे क्या है, एन क्यू, यहां से लेकर के यहां तक, ये है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये दिखाएगा ना एफ ऑफ ए प्लस एच। उसके बाद एन क्यू माइनस में आपको क्या करना है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए कितना है देखिए आपके पास, देखिए एफ ऑफ ए है, ये रहा, ये देखो पी से लेकर के एम तक की दूरी, यानी कि आप इसको कह सकते हैं आर से लेकर के एन तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो आप लिख सकते हैं यहां पर आर एन लिख दीजिए या पी एम लिख दीजिए, और नीचे क्या है आपके पास एच। ठीक है, ये है एच और ये एच है आपका पी आर, यानी कि एम एन या पी आर एक ही चीज है, यहां भी तो एच ही है, तो एच की जगह आपने क्या लिखा बच्चों, एम एन। ठीक है, अब एन क्यू में से आर एन घटाइए, एन क्यू में से एन आर या आर एन घटाया, आपका बचा क्यू आर, ऊपर क्या बचा, क्यू आर। ठीक है, तो ये जो एच है लिमिट आपकी, एच किसकी तरफ टेंड कर रही है, यहां पे मैं लिख देता हूं एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। तो अब ध्यान से देखो, आप एन क्यू में से आर एन घटाया आपने, बचा ऊपर क्यू आर, और नीचे तो वही रहेगा क्या आपका एम एन, एम एन। ठीक है, तो क्यू आर अपॉन एम एन। ठीक है, अब क्यू आर क्या है आपका, ऊपर आपकी जो ये लाइन है, ठीक है, ये है, और एम एन क्या है आपके पास, ये है, और एम एन की बजाय मैं क्या भी लिख सकता था, पी आर लिख दीजिए यहां पे, क्यू आर, और नीचे एम एन भी किसके बराबर है, पी आर के, तो मैंने पी आर लिख दिया। तो इस ट्रायंगल में देखिए आप ध्यान से, क्यू आर और पी आर का रेशो क्या आया आपका, अगर मान लीजिए मैं इस एंगल को क्या मान लेता, यहां पे थीटा, यहां पे क्या मान लूं, थीटा। चलो मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूं एक बार, ये मैंने यहां तक बढ़ा दिया। ठीक है, ये कोड जो थी पी क्यू, मान लीजिए यहां पर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इसने एंगल बनाया होता थीटा, तो अब ये देखो ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है आपकी, वाई एक्सिस के पैरेलल है ये, तो ये भी एंगल होगा आपका थीटा। तो आपने क्या निकाला बच्चों, क्यू आर और पी आर का रेशो, तो क्यू आर तो परपेंडिकुलर है और पी आर है बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस ट्रायंगल में, पी आर क्यू में। तो ये क्या बन गया बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका टेंजेंट थीटा, क्या होता है, टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना मैंने क्या किया है यहां पे। अब आप लोग
इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि ये tan थीटा आ गया, लेकिन वास्तविकता में क्या है, ये जो क्यू आर है, ये क्यू आर किस में चेंज आया बच्चों, ये तो वाई एक्सिस में चेंज आया है ना। किस में चेंज आया है, क्यू आर मतलब एक प्रकार से क्यू आर तो कौन था आपका, वाई था, ठीक है। वाई आपका पहले यहां से यहां तक था और फिर यहां से यहां तक हो गया, तो यहां से यहां तक हुआ जो आया वो चेंज किसके ऊपर, एच के ऊपर चेंज आया ना। देखो क्यू आर आया कैसे है, पूरा ए प्लस एच था, उसमें से हमने मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच था, उसमें से हमने ए प्लस एच माइनस किया, तो ये एच हो गया चेंज, ठीक है। ये एच किस में चेंज आया, जो एच आया ये चेंज इन किस में आया, वाई में चेंज आया बच्चों। ये जो वाई एक्सिस थी आपकी, चेंज इन वाई कह लीजिए या चेंज इन आपका एफ ऑफ ए प्लस एच कह लीजिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू आर को लिखता हूं मैं चेंज इन, क्या लिखूंगा मैं, चेंज इन वाई जो आपका ये देखो वेरिएबल है, इसमें चेंज आया। और ये जो नीचे है, अब ये जो पी आर है, ये पी आर किस में चेंज आया, पहले यहां से यहां तक लिया और फिर यहां से यहां तक लिया, तो एच हो गया ना दोनों का डिफरेंस, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो एच पर ये डिफरेंस आया, किसमें चेंज आया, किसमें आपका एक्स में, तो चेंज इन एक्स आप लिखोगे, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहां पर चेंज आया वाई में, यहां चेंज आया एक्स में, तो आप चेंज इन वाई को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, यानी चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में कितना चेंज आया। तो यहां पर यदि मैं, लेकिन ये मान तो क्यू आर अपॉन पी आर, ये ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, और यहां था टेंजेंट थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा। तो दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा आपके पास, जो डी वाई है, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात। अब यहां तक आपको एक बात तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं डी वाई और डी एक्स जो निकालता हूं, जो डेरिवेटिव निकालते हैं आप, वो वास्तविकता में टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। और ये जो थीटा होता है वास्तविकता में, ये थीटा क्या है, जो आपका कर्व था उसकी जो कोर्ड थी, उस कोर्ड ने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाया था उसका टेंजेंट है। और इस टेन थीटा को तो आप एक चीज और बोलते थे, +1 क्लास में आप पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि आप यदि टेंजेंट थीटा इस तरीके से निकालते हैं किसी लाइन का, तो वो तो टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है। टेन थीटा किसके बराबर आता था आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब ध्यान से देखो इसको कैसे, अगर ये क्यू पॉइंट बिल्कुल कहां आ जाए, क्यू पॉइंट आ जाए पी के ऊपर, अब तो यहां था, यहां पे आ जाइए। अब ये क्यू पॉइंट मान लीजिए घट घट कर कहां आ जाए, इस कर्व के बिल्कुल पी के ऊपर आ जाए, यानी कि एक दूसरे को कंसाइड कर जाए, तो आपकी ये कोर्ड बनेगी ही नहीं। कहां चली जाएगी आपकी ये कोर्ड, आपकी ये जो कोर्ड है ये कहां चली जाएगी बच्चों, ये ऐसे चली जाएगी जहां से लाइन स्टार्ट हुई थी, ये इस कर्व के बिल्कुल बाहर बाहर चली जाएगी, बाहर बाहर चली जाएगी। तो ये जो लाइन थी आपकी पी क्यू, और आगे बढ़ने के बाद ये एक्स एक्सिस को काट रही थी, ये काटे तो एक्स एक्सिस को ऐसे ही आगे बढ़ने के बाद, ठीक है, और ये ऐसे ही रहेगी बिल्कुल, ये इस तरीके से, मतलब ये लाइन अब ये इस तरीके से है, ठीक है, ये बाहर आ गई। अब यहां पर वही एंगल आपका थीटा है, ठीक है, यूं का यूं थीटा ही बनाया था इस लाइन ने एंगल, लेकिन फर्क क्या पड़ा, ये कोर्ड अब जा रही थी पहले कर्व के अंदर से, अब जा रही है बाहर से, तो ये क्या आ गई, इस कर्व की क्या बन गई, जो बाहर से जा रही है टच करके, ये लाइन बन गई आपकी, ये बन गई बच्चों टेंजेंट लाइन ऑफ द गिवन कर्व। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स की क्या बन गई, टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप आपका क्या आ गया, टेंजेंट थीटा। +1 क्लास में आपने पढ़ा था कि टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या आ गया, tan थीटा। तो इसलिए मैं डेरिवेटिव को क्या कह सकता हूं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। आप इसको क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। और यदि इसको आप समझना है, टेंजेंट लाइन, इसको समझना क्यों जरूरी है, जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करोगे, यानी 6th चैप्टर करोगे, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपके समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी, रट्टाफिकेशन होगा। तो tan थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन वो किसके बराबर होगा, डेरिवेटिव dy बाई dx, और स्लोप टेंजेंट ऑफ स्लोप लाइन दोनों क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, यानी tan थीटा और dy बाई dx आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। हमें इंटीग्रेशन तक जाना है, ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है कि Q पॉइंट को मैं P तक लेके आया हूं। तो पहले एक गैप था आपका H गैप था। अब ये H गैप मैंने बताया था कि ये बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका Q P पे आ जाएगा तो ये H है जो क्या हो जाएगा आपका, फिर बिल्कुल 0 हो जाएगा,
h क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट जब आपकी h जो है वो 0 की तरफ टेंड कर गई, यानी कि आपका Q पॉइंट P की तरफ पहुंच गया, यानी कि आपका Q पॉइंट किसकी तरफ टेंड कर गया, बिल्कुल P की तरफ टेंड गया, टेंड करेगा तो h क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल 0 हो गया। पहले तो ये थोड़ा सा ज्यादा लिया था हमने, 0 हो गया। तो उस समय आपका dy बाई डी एक्स क्या आया, dy बाई डी एक्स, यानी कि या आप इसको ये ले लीजिए, या तो dy बाई डी एक्स आया, या फिर आपका क्यू आर और अपोन में क्या आया था देखिए पी आर, क्यू आर अपोन में पी आर। यानी कि देखो अब ये जो आपका क्यू आर था, ये क्यू आर तो बिल्कुल खत्म हो गया ना, ये ऊपर क्या था क्यू आर, ये क्यू आर क्या हो गया बिल्कुल आपका समाप्त हो गया, क्योंकि आपका क्यू पॉइंट यहां पे पहुंच गया बच्चों। तो क्यू आर समाप्त हो गया आपके पास, तो यहां पर एक प्रकार से क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा क्यू आर, और नीचे आपका पी आर। ठीक है, तो 0 बाई पी आर क्या आ गया आपके पास 0। तो इसका मतलब क्या है कि आप 0 आया, इसका आंसर आ गया 0। तो अब dy बाई डी एक्स, या इसको कह लीजिए टेंजेंट थीटा क्या आ गया 0। ये 0 कब आया बच्चों, जब आपका h क्या है 0 की तरफ टेंड कर गया, यानी कि tan थीटा का मान 0 आ गया। tan थीटा जब 0 आएगा तो इसका मतलब ये जो लाइन है आपकी, ये देखो ये जो आपकी लाइन थी कौन सी, क्यू आर खत्म हो गई, तो आपकी केवल पी आर बची। तो पी आर क्या हो जाएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो पी आर और आपकी एक्स एक्सिस पैरेलल होंगी, तो आपके पास एंगल दोनों के बीच में कुछ बनेगा ही नहीं, तो दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। और दोनों लाइनें उसी स्थिति में तो पैरेलल होती हैं जब क्या होता है, उनके बीच में उनका जो स्लोप होता है वो 0 होता है। तो इसलिए पी आर इक्वल पैरेलल हो जाएगी किसके, आपकी इस एक्स एक्सिस के। तो इसलिए स्लोप क्या आया आपका 0 आया, क्योंकि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होती है उसका स्लोप 0 ही आता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे h टेंड्स टू 0 का मतलब है q टेंड्स टू p। तो इस तरीके से आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं। और ये चेंज इन y है, ये चेंज इन x है, तो इसलिए इसको आप क्या लिख देते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो अब डेरिवेटिव की आप डेफिनेशन बन करके आई, आप ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, और अब आप या क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच लिख सकते हैं। तो डेरिवेटिव को ऐसे लिखें या डेरिवेटिव को ऐसे लिखें। ये तो है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और ये सीधा सीधा डेरिवेटिव बन जाता है। तो इसके बीच में और इसके बीच में आपको रिलेशनशिप समझ में आ गई होगी बच्चों, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशनशिप समझ में आ गई होगी। अब हमने डेरिवेटिव के कंसेप्ट को समझ लिया है अच्छे तरीके से। तो वो क्या होता है, वो टेंजेंट किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है। यानी आप उसको tan थीटा dy बाई डी एक्स को आप किस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप टेंजेंट थीटा भी करके भी निकाल सकते हैं। यानी कि टेंजेंट लाइन ने क्या बनाया है, जो एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ, उसका स्लोप अगर आप उसका टेंजेंट निकाल लोगे यानी स्लोप निकाल लोगे, तो स्लोप के बराबर भी dy बाई डी एक्स होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटेग्रल पे को समझते हैं। तो इंटेग्रल को समझने के लिए हमें क्या करना है, अब बच्चों अगर ये वीडियो आपने अच्छे तरीके से देख ली तो आप पूरे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब है आपका जो हम शुरू कर रहे थे +1 क्लास +2 क्लास का इंटेग्रल्स इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को समझने से पहले अब देखो डेरिवेटिव हमने समझा है, और डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव को निकालने का जो प्रोसेस है उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डेरिवेटिव को निकालने का जो प्रोसेस है उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब इंटेग्रल किसको बोलते हैं, इंटीग्रेशन का जो निकालने का प्रोसेस है उसको हम इंटेग्रल बोलते हैं। और ये बिल्कुल डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट है, उल्टा है। ठीक है, इनवर्स प्रोसेस है। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो इंटीग्रेशन को समझने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, मान लो लेट वी हैव ए फंक्शन, लेट वी हैव ए फंक्शन क्या, एफ एक्स। एफ एक्स क्या है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, मान लीजिए 2x। ठीक है, अब आप क्या करो, इंटीग्रेशन कर देते हैं किसका, इंटीग्रेशन का ये साइन है एफ एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे लिखा जाता है। तो ये बनता है कैसे, ये बनता है आप 2 तो एज इट इज रखिए, x की पावर क्या कर दीजिए, इसमें 1 है, इसमें 1 और जोड़ दीजिए तो 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, और इसके अपोन में क्या कर दीजिए, ये जो पावर है 2, तो अब 2 से 2 हो गया आपका कैंसल। तो
तो बच गया क्या आपका एक्स स्क्वायर। और अब इसमें क्या जोड़ दें, एक कांस्टेंट जोड़ देता हूं जिसका नाम है मैं सी। इसको समझते हैं ये क्या है। तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको समझेंगे आप बाद में, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। मैंने 2x कोई फंक्शन लिया, लेट आपने क्या किया, उसका इंटीग्रेशन का साइन लगाया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। आपने क्या किया, 2 को एज इट इज रखा, एक्स में इसमें एक पावर जोड़ दी तो 2 हो गई, और जो पावर जोड़ी है इसको नीचे ले आए तो एक्स स्क्वायर बच गया, उसमें कोई कांस्टेंट जोड़ दिया। ये इंटीग्रेशन है। अब इसको समझते हैं ये है क्या, वास्तविकता में इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। ठीक है, अब आप एक प्रकार से यदि मैं देखता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये क्या है आपके पास, ये कोई ना कोई कर्व आया है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये जो कर्व है आपका, ये है क्या, क्या देखिए इसको ध्यान से, ये कर्व है आपका पैराबोला। पैराबोला क्यों है, देखिए आप +1 क्लास में पढ़ के आए हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इस तरीके से पढ़ा था या नहीं, पढ़ा था बिल्कुल। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, लेफ्ट हैंड पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये किस प्रकार का पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y लिखते थे आप, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिखो या 4y लिखो, एक ही बात है। तो ये आपका अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब ध्यान से इसका ग्राफ देखिए आप, यदि मैं ऐसे कर दूं, ऐसे इसका ग्राफ देखते हैं, ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका x एक्सिस है, x o x डैश और y o y डैश। ठीक है, अब देखो आप x को आप यदि मान लीजिए c को आप 0 पुट कर देते हैं, c पहले 0 ले लिया मैंने, तो आपने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं बच्चों, फिर आपको ठीक समझ में आ जाएगा। इस तरीके से बनाता हूं, यहां पर है आपके पास क्या, ग्राफ, ये कोई फंक्शन का ग्राफ हम खींच रहे हैं इस पे। ठीक है, आपको बात ठीक समझ में क्लियर आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखो x o x डैश और y o y डैश। अब आपके पास फंक्शन जो था वो देखो क्या था, मैंने अभी इंटीग्रेशन निकाला था क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी निकाला था। अब आप c की जगह पहले 0 पुट कर दीजिए, c 0 पुट कर दिया, मान लीजिए पहले c की जगह 0 ले लिया मैंने, कर दिया। अब आप क्या करो, आप x की जगह भी 0 पुट करो तो y भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया। अब आप क्या करो, c तो ऐसे ही रखो आप अभी, मतलब x की जगह 1 पुट कर दीजिए, x की जगह 1 पुट करोगे तो y कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। ठीक है, आप या एक काम कर लीजिए, आप c की जगह भी 1 पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे कर दिया। x को तो 0 ही पुट कीजिए आप, तो y कितना आ जाएगा 1, तो ये हो गया आपके पास 1, और x कितना है 0 और y है 1। ठीक है, तो अब ऐसे ही जब आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2 रख देते हैं c की जगह, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा आपका, x की जगह 0 पुट कीजिए तो y का मान कितना हो गया 2, तो यहां पे हो गया 2। तो अब आप जब पैराबोला ग्राफ खींचते हैं, या ये अगर इस स्थिति में ग्राफ खींचते हैं, अगर आप पहले 0 लेते हैं यहां पर मान लीजिए c क्या लिया आपने 0, तो आपका पैराबोला इस तरीके से बनेगा, इसका वर्टेक्स कहां हुआ 0 पे, 0 0 पे, क्यों, क्योंकि x 0 है तो y भी क्या आ रहा था आपका 0। ठीक है, c 0 पुट किया मैंने, x की जगह भी 0 पुट किया, x भी मैंने क्या रखा था यहां पे 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया था आपका 0 हो गया था। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपने क्या रखा, x को 1 रखा, x की जगह 0 रखा और y की जगह 1, तो ये पॉइंट हो गया ना, तो फिर आपका पैराबोला इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ऐसे हो गया। अगर आप x की जगह 0 पुट करते हैं y2, तो ये हो गया 0,2, तो फिर से आपका क्या बन गया, ये पैराबोला बन गया। तो इस तरीके से आपके पैराबोला बनते जाएंगे ये। ठीक है, और यदि आप ऐसे लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, मान लीजिए -1 ले लेते हैं आप, तो x की जगह 0 पुट कीजिए, y क्या आएगा आपका -1, यहां पे आ गया। फिर आपका पैराबोला जो बनेगा वो नीचे बनेगा इस तरीके से, ऐसे ही बनेगा, आप बनाते आए हैं। और अब आप लेट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी, और c को मतलब एक्स स्क्वायर -2 लिख दिया मैंने, और c को फिर से 0 पुट किया, तो फिर आपका y x 0 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा -2, तो फिर आपका ये होगा, फिर आपका पैराबोला इस तरीके से होगा। ठीक है, हो गया, इस तरीके से आपके ये एक फैमिली बन जाती है यहां पे। ठीक है, ऐसे ऐसे बनेगा। अब आप क्या करते हैं, देखिए मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूं। ठीक है, ये जो पहला पॉइंट है आप यहां पे क्या रख दीजिए,
पी इज, या ये जो है आपका पी पॉइंट नाम दीजिए इसको, ये पी पॉइंट है, ये है आपका पी पॉइंट, ठीक। तो उसके बाद है, इसको नाम दे देते हैं P1, P2, P3 और P4। यहां पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए P, ये हो गया P1, यहां पर ये P2 पॉइंट है, ठीक है, ऐसे। अब ये जो है ना, ये जो ग्राफ मैंने खींचे हैं, और यहां पे नीचे नाम दे दीजिए आप P-1, P-2। अब ये जो ग्राफ है ये किस किस के हैं, देखो ये जो नीचे वाला पॉइंट है, ये जो ग्राफ है ये किसका है, P इज इक्वल, ये y इज इक्वल टू क्या था आपका, एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां पे आगे क्या था आपका, सिर्फ 0 ही था। उसके बाद ये जो ग्राफ आया ये किसका है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और ये जो है ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ, और नीचे वाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, और ये है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये सारे के सारे तो एक्स स्क्वायर में ही आ रहे हैं, कहीं यहां पर 0, 1, 2, 3, 4 जुड़ता जा रहा है और नीचे घटता जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से अगर हम इसको देखते हैं तो मैं यदि x इज इक्वल टू कोई पॉइंट a ले लेता हूं, x इज इक्वल टू a, तो यहां पर मान लीजिए वो a है। अब आप क्या करो, इस x इज इक्वल टू a पॉइंट के लेकर के, और आप क्या करो, एक लाइन खींचो ऐसे, x इज इक्वल टू a, मैंने कोई लाइन ले ली इस तरीके से, ठीक है। ये काट रही है आप किसको, सभी ग्राफ्स को, ये इसको भी काटेगी आगे जाने के बाद, ठीक है, ये काट रहा है। और अब आप क्या करो, जहां पर x इज इक्वल टू a है तो वहां पर टेंजेंट लाइन खींच दीजिए, खींच दिया, यहां भी, यहां पर भी, जहां पर ये पैराबोला को काट गई थी, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन यहां पर भी बन गई, यहां पर भी क्या हो गई थी आपकी टेंजेंट लाइन, इसके ऊपर भी आगे बढ़ाने के बाद यहां पर भी एक टेंजेंट लाइन हो गई, ठीक है, यहां पर भी एक टेंजेंट लाइन हो गई, और यहां पर भी एक टेंजेंट लाइन हो गई। तो ये सारी टेंजेंट लाइन क्या है, इन सभी कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन क्या आएंगी, एक दूसरे के पैरेलल आएंगी, ठीक है, क्या आएंगी, एक दूसरे के पैरेलल। तो अब ये देखो कंक्लूजन क्या निकलता है आपका, ये जितने हैं ये सारे क्या है, पैराबोला हैं, ठीक है, और ये सारे एक ही जैसे पैराबोला हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस सी फंक्शन था उसका ग्राफ खींचा, तो ये क्या बनी, फैमिली ऑफ पैराबोला बनी, फैमिली ऑफ पैराबोला बनी। और जहां पर सी है, जो जब जब आपका सी चेंज होता जाएगा, आपने ये तो लिया है सी हर जगह 0 ही लेकर के देखा आप लोगों ने, मतलब सी चेंज होता जाएगा और एक्स वही रहेगा, मान लीजिए आपका सी बदलता रहेगा, तो आपकी फैमिली का मेंबर भी बदलता रहेगा, लेकिन रहेगा आपकी फैमिली में ही। और उन सभी फैमिलीज के ऊपर, फैमिली ऑफ कर्व के ऊपर जब आप टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो वो क्या आएंगी, टेंजेंट लाइन बिल्कुल सारे की सारी एक दूसरे के पैरेलल आएंगी, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों, इसको बोलते हैं, अगर आप C0 रखते हैं, वी ऑब्टेन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सारी बातें आ गई पीछे। तो ये क्या कहता है, अब ये सारे पर इससे क्या निकल करके आया, इससे निकल करके आया कि द टेंजेंट्स टू ऑल द कर्व्स y इज इक्वल टू f ऑफ c, और c बिलोंग करता है r से, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a आर पैरेलल, बिल्कुल सारी लाइनें पैरेलल हो गई। तो फर्दर द फॉलोइंग इक्वेशन, अब स्टेटमेंट क्या कहती है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन जब आप इसका करते हैं तो ये क्या बनता है बच्चों, रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ कर्व्स, द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ c विल कोरस्पॉन्ड टू डिफरेंट members of this family, and these members can be obtained by shifting any of the curves parallel to itself. Thus this is the geometrical interpretation of indefinite integral. तो बच्चों ये indefinite integral कहलाता है आपका। ये जितने भी टेंजेंट लाइन आती हैं ये किसके कारण से आती हैं, ये c की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये जो c है, c बदलता रहेगा, आपकी पैराबोला की फैमिली का प्रत्येक मेंबर भी बदलता रहेगा। इसलिए जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, वो आपका अलग अलग जितने भी कर्व हैं उन कर्व की फैमिली का एक ग्रुप है। इंटीग्रेशन क्या बना आपका, इंटीग्रेशन क्या हुआ, वास्तविकता में इंटीग्रेशन कोई भी कर्व है उसके पैरेलल जितने भी कर्व हैं, यानी उसकी फैमिली के जितने भी कर्व हैं उन सारे की सारे कर्व्स का एक ग्रुप जो है वो आपका क्या है, इंटेग्रल है। और इंटेग्रल को निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं बच्चों।
तो इस प्रकार से ये सारे मेंबर एक ही फैमिली के होंगे। देखो आपको दिखाई भी दे रहे हैं एक ही के। और इनकी विशेषता क्या होगी, जब भी आप किसी दिए गए पॉइंट, जैसे यहां मैंने ए लिया था, ए के ऊपर आप टेंजेंट लाइन खींचोगे तो वो टेंजेंट लाइन एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका इंटीग्रेशन और ये क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन। तो प्यारे बच्चों ध्यान से इसको देखना। अगर ये ध्यान से आपको बात समझ में आ गई तो आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको इंटीग्रेशन के कुछ एग्जांपल दे करके इसका एक दो क्वेश्चन आपको करवाता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर 7.1 एक्सरसाइज है। जैसे आप निकालते थे साइन एक्स का डेरिवेटिव, क्या निकालते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करते थे आप। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता था आपका, कोस एक्स आता था बच्चों। तो अब इंटीग्रेशन जब आप निकालोगे, कोस एक्स आ गया, तो अब आप कोस एक्स का इंटीग्रेशन निकालोगे आप। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ किसका, कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे फंक्शन का भी इसी तरीके से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप डेरिवेटिव साइन एक्स निकालते हैं तो उसका कोस एक्स, तो इंटीग्रेशन कोस एक्स निकालते हैं तो साइन एक्स। ऐसे ही यदि आप डेरिवेटिव ऑफ क्या निकालते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स निकालते हैं, कोस एक्स, तो वो क्या होता है आपके पास, माइनस साइन एक्स, ऐसे होता है। तो दिस इंप्लाइज अगर आप इंटीग्रेशन निकालते हैं किसका, साइन एक्स का, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अगर माइनस साइन एक्स का करोगे तो आपका कोस एक्स आएगा उल्टा, और लेकिन अगर साइन एक्स का करोगे तो ये माइनस कोस एक्स आ जाएगा, माइनस कोस एक्स। समझ गए ना, अगर माइनस साइन का करोगे तो उल्टा कोस आएगा, अगर साइन का करोगे तो माइनस कोस एक्स आ जाएगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही आपके जो अगले जो फॉर्मूले हैं वो भी ऐसे ही निकलते हैं। अगर आप डेरिवेटिव किसका करते हैं, मैं इंटीग्रेशन सबका इंटीग्रेशन किसका बता रहा हूं आपको डी बाई डी एक्स ऑफ जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब टेन एक्स का निकालते थे डेरिवेटिव, कैसे निकालते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या बनता था आपका, सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकालोगे किसका, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, हर बार मैं लिख रहा हूं। तो इसी प्रकार से अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ किसका निकालते थे, टेन एक्स की बजाय कोट एक्स का, तो वो क्या होता था आपके पास, वो होता था टेन एक्स का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो अगर आप क्या करते हैं, अगर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन करते हैं माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर तो क्या आएगा, प्लस का कोट एक्स। लेकिन अगर प्लस का ही करेंगे तो फिर यहां पे आ जाएगा माइनस, माइनस का कोट एक्स, कोट एक्स। ऐसे ही जब आप क्या किसका निकालते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स का क्या होता है आपका डेरिवेटिव, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। और अब आप यदि इसका इंटीग्रेशन करोगे, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, तो वो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो उल्टा आ जाएगा, इसका मतलब सीकेंट एक्स। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो लास्ट है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ किसका निकालते हैं आप, कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे किसका, इसका, तो अगर माइनस का तो करते हैं आप, तो फिर तो वापस वही आएगा कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का। यदि आप इंटीग्रेशन माइनस में करते हैं, माइनस लिख देता हूं, तो ये कोसिकेंट एक्स आएगा। लेकिन यदि प्लस करोगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस कोसिकेंट एक्स, माइनस कोसिकेंट एक्स। समझ रहे हैं ना इसको, अगर आप माइनस का ही सी का तो करते तो कोसिकेंट एक्स आता, अगर इसका निशान चेंज कर दिया तो अब इसका निशान चेंज हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, उनका इंटीग्रेशन ऐसे निकाल लेंगे। और ऐसे ही जैसे मान लीजिए, और आपको साथ के साथ में क्या करना है, सी को ऐड करना है। सी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, हर एक में आपको सी को ऐड करना है बच्चों। यदि आप यहां पे निकाला आपने तो साइन एक्स प्लस सी आएगा, यहां पर भी माइनस कोस एक्स प्लस सी आएगा। तो इसी तरह से यहां पर भी क्या आएगा, टेन एक्स प्लस सी आएगा, और यहां पर भी क्या आएगा, सी आएगा, और यहां पर भी सी आएगा, और यहां पर भी सी आएगा। सी क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि देखिए अगर आप किसी में देखिए, अगर टेन एक्स का आप क्या करते हैं डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यदि टेन एक्स प्लस 5 का करते हैं तो भी तो सीकेंट स्क्वायर आएगा, एक्स आएगा, 5 का तो डेरिवेटिव 0 ही आ जाएगा। इसलिए अगर यहां पे टेन एक्स, यहां पर सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सी क्यों आ रहा है, इसका मतलब सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी क्यों आ रहा है, क्योंकि यदि मैं यहां पे 5 रखता सी की जगह
तो उसका डेरिवेटिव तो यही आता सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए तो वो tan x भी आ सकता है और उसमें कुछ जुड़ा हुआ भी हो सकता है, तो इसलिए c को बार बार ऐड करना पड़ता है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हम इस तरीके से करते हैं। तो ऐसा ही जैसे आपने जैसे आप डेरिवेटिव में क्या करते थे, आप मान लीजिए यहां पे आप एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आप डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करते थे, एक्स स्क्वायर का, एक्स का कर लीजिए। तो ये आप क्या करते थे, इसका उत्तर क्या लिखते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो वो क्या करते थे, या एक्स स्क्वायर लिख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर का। तो क्या करते थे आप, 2 को आगे ले आते थे, 2 और एक्स की पावर 1 कम हो जाती थी, एक्स हो गया। और यदि आप इंटीग्रेशन करोगे 2x, अब देखिए एक्स स्क्वायर का भी यही, और यदि मैं डी बाई डी एक्स किसका करता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का या एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, तो वो भी कितना आएगा, वो 2x ही तो आएगा। तो इसलिए जो 2x का आप इंटीग्रेशन करोगे, तो 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा आपका, ये 2 तो एज इट इज, x में क्या हो जाएगा, इसमें एक पावर जुड़ेगी, एक थी ना, एक और ऐड कर दीजिए, और ये पावर जो जुड़ के आई है ये नीचे कर दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, तो क्या हो गया, x की पावर 2 वही आ गया वापिस, एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां पर देखिए जब इसका डेरिवेटिव भी यही आया था, इसका भी यही आया था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, 2x का, तो कोई ना कोई जुड़ना चाहिए। यानी कि मुझे या तो यहां पे क्या जोड़ना चाहिए, 5 जोड़ना चाहिए या 7 जोड़ना चाहिए। तो उन सब के लिए मैंने क्या जोड़ दिया, यहां पे c जोड़ दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनवर्स प्रोसेस होता है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें तो एक पावर जोड़ करके उसको नीचे ले आते हैं, डेरिवेटिव में क्या करते थे, उस पावर को आगे लेकर के और एक पावर कम कर देते थे, ठीक है। तो बस यही है इसका कंसेप्ट। अब आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गया 7.1 ऑफ +2 क्लास, और इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आप लोग देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन, जैसे sin 2x है, आप इसका डेरिवेटिव, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, sin 2x। तो आपके पास है एक्सरसाइज 7.1, और आपका पहला सम है क्या, पहला सम है sin 2x, fx क्या है आपके पास, sin 2x, ठीक है, sin 2x। तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए, आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ fx यानी कि sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप बताया था मैंने sin 2x का, sin x का बताया था क्या, माइनस में क्या, cos x, sin x का माइनस cos x, ठीक है। तो cos 2x, और अब क्या होगा इसमें, ये जो 2 है आपका, ये कांस्टेंट है, ये आ जाएगा आपका नीचे, और प्लस में क्या कर दोगे c, ठीक है नहीं, क्योंकि ये जो यहां पे 2x का जब डेरिवेटिव निकालते थे वो गुणा में आता था। अब इंटीग्रेशन में ये जो है x का जो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कह लीजिए, ये कहां आएगा, डिवाइड में आएगा। तो इस प्रकार से आपका इसका इंटीग्रेशन निकल जाता है। ऐसे ही यदि आप किसका निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में cos 3x का, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर क्या दिया आपको, cos 3x। तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, आप इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, वही बात, cos का क्या हो जाएगा, sin 3x, क्योंकि sin 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos 3x, तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 3x, और नीचे क्या आ जाएगा 3, उसमें तो मल्टीप्लाई में आता था, और प्लस में क्या कर देंगे c, आपका उत्तर आ जाएगा। ये पिछला भी ऐसे ही था बच्चों, देखो ये चलिए उसको बाद में देख लेते हैं, मैंने बता ही दिया उसके बारे में, कोई ज्यादा वो नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या दे रखा है आपको, यहां दिया है आपको जैसे e की पावर 2x, e की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव क्या करते थे आप, इसका e की पावर 2x का वही करते थे, तो इंटीग्रेशन भी तो वही होगा। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या करते थे आप, e की पावर x ही तो करते थे, तो इसलिए इसके e की पावर x का अगर डेरिवेटिव e की x है तो उसका इंटीग्रेशन भी तो e की x उल्टा वही तो आएगा, तो e की पावर 2x। लेकिन डेरिवेटिव में क्या करते थे आप, इस 2 को आगे लेके आते थे, इंटीग्रेशन में कहा जाएगा ये x का कोफिशिएंट नीचे और प्लस में c। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार से 4 है आपका क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है आपके पास, ax प्लस बी का स्क्वायर, ax प्लस बी का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, तो क्या करोगे, पहले तो वही क्या, आप पावर में 1 जोड़ते हैं, इसमें डेरिवेटिव में 1 घटाते थे, यानी कि ax प्लस बी की पावर क्या हो जाएगी आपकी, ये यदि आप विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ये 3 कहाँ आएगा, नीचे। और इसी तरीके से मैंने बताया था ax यानी x का कोफिशिएंट कहाँ आ जाएगा, नीचे, और प्लस में c हो जाएगा आपका, ठीक है, c जरूर ऐड करना है। इनडेफिनिट आर्टिकल ये, और ये जो इंटेग्रल है ये इनडेफिनिट और डेफिनिट 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा आपको, sin 2x माइनस 4e की 3x, sin 2x और माइनस में 4e की 3x, 4e की 3x।
तो इसका इंटीग्रेशन करना है। आप इसके दो फंक्शन कर लीजिए अलग अलग, दोनों का अलग अलग कर दीजिए इंटीग्रेशन। किसका, साइन 2x का अलग और इसका अलग। तो क्या लिखोगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 4 को बाहर लिख दीजिए कांस्टेंट को, और इंटीग्रेशन ऑफ किसका 3x विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले इसका कीजिए, साइन 2x का मैंने बताया था अभी, माइनस कोस 2x, ठीक है नहीं, क्योंकि कोस 2x का डेरिवेटिव क्या आता है बच्चों, माइनस साइन, कोस x का माइनस साइन, तो साइन का माइनस कोस आएगा ना इंटीग्रेशन। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, और प्लस में क्या करोगे यहाँ पे c करोगे, और ऐसे ही -4 एज इट इज, ई की x का ई की x ही आता है, यानी कि ई की 3x, और ये 3 कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, उसमें मल्टीप्लाई में जाता है, और प्लस में c। तो इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन निकल जाता है। अब देखिए इसको इनडेफिनिट और डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, वैल्यू डेफिनेट आती है, लेकिन ये इनडेफिनिट है बच्चों। इनडेफिनिट इसलिए है क्योंकि जो c है, c की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, इसलिए इसको इनडेफिनिट बोलते हैं। उसके दूसरी बात ये भी है, इसका जो ग्राफ खींचा था, यहां पर डेफिनेट कुछ नहीं हो रहा है, यहां लगातार फैमिली ऑफ कर्व्स बन रही हैं और वो इनफाइनाइट रूप से बन रही हैं, ये खत्म नहीं होंगी, इसलिए आप इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। इनडेफिनिट। और यदि आप क्या कर देते हैं, वैल्यू फिक्स कर देते हैं, फिर यह डेफिनिट हो जाता है, ठीक है ना। सी की वैल्यू अगर आपने डेफिनेट कर दी तो, जैसे 5, 7, 8, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आई होगी अच्छे तरीके से बातें। आप सभी ने ये वीडियोस यहां तक देखी, ये वीडियो, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।